सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कल होने वाले मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में हुकूमत गिराने की बातें करने वाली अपोजिशन एक बार फिर मुकम्मल नाकाम नजर आई। मुश्तरका इजलास में कई अहम बिल पास हुए मगर अपोजिशन कुछ ना कर सकी। इजलास से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद हुकूमत ये बिल्स पास कराने में कामयाब नहीं हो पाएगी। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के 37 अरकान गायब थे। हुकूमत को फौरी गिराने की बातें करने वाले आसिफ जरदारी भी इस मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर रहे और इस कानून साजी में कुछ अरकान पार्लियामेंट उसी तरह गायब हुए जिस तरह सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान सेनेटर्स गैर हाजिर रहे थे। बजट इजलास से पहले भी अपोजिशन पुरएतमाद थी कि बजट पास नहीं होने देंगे, लेकिन वहां भी इमरान खान की हुकूमत पूरी तरह कामयाब हुई और बजट पास करवा लिया गया। आखिर अपोजिशन की ऐसी क्या मजबूरी है कि जब भी असेंबली में हुकूमत को टफ टाइम देने का वक्त आता है तो अपोजिशन या तो उससे राह फरार इख्तियार करती है, कभी वॉकआउट कर जाती है और कभी खामोशी से हुकूमत की हिमायत कर देती है। अपोजिशन के इस तरीक़ाकार पर मौलाना फजलुर रहमान भी अक्सर अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं और आज की हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो उसने सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 20 मेंबरान के खिलाफ उसूली मौक़िफ़ अपनाया, पार्टी से निकाल दिया था। आज की अपोजिशन के लिए अमल इतना मुश्किल क्यों है? उस वक्त जब इमरान खान अपोजिशन में थे उन्होंने इस अमल से मुतालिक क्या कहा था, किस तरह से अपने 20 लोगों को निकाला था, पहले ये सुनिए। टिकट्स अपनी वोट दिया दूसरी पार्टी को, तो हमने ये फैसला किया था कि हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे। तकरीबन 20 लोग हैं तो 60 में से 1/3 यानी तकरीबन 30% हम लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। हम उनको आज शोकस दे रहे हैं और अगर उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड ना किया, हमें मुतमईन ना किया, हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं और उसके बाद हम इनके नाम नैब को भी देंगे। तो ये उस वक्त के अपोजिशन लीडर इमरान खान का मौक़िफ़ था और आज की अपोजिशन के लिए ये अमल इतना मुश्किल क्यों है और अपोजिशन बार बार इसको क्यों नज़रअंदाज कर देती है? लगता यह है कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की कमज़ोरियाँ ही अब वज़ीर आज़म इमरान खान की असल ताकत बन चुकी हैं। इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। आसिफ किरमानी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आसिफ किरमानी साहब, पहले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर अदम एतमाद वाला मामला हुआ, वहाँ अपोजिशन को शिकस्त हुई, बजट स्पीच हुई, बजट पास हुआ, बजट वाला इजलास हुआ, वहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी और अब ये बिल्स भी पास हो गए। वो जो अपोजिशन की तरमीम थी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद हो गई। क्यों हर प्लेटफॉर्म पे अपोजिशन नाकाम दिखाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये जी कि जो कल का जो जॉइंट सेशन था उसमें मैं चंद चीज़ें वाज़े करना चाहता हूँ। एक तो जो गिनती का अमल था वो इंतहाई मशकूक और एक इंतहाई बदनज़मी और एक अफरा तफरी में किया गया। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मछली मार्केट बनी हुई है और उसमें हम समझते हैं कि काउंटिंग में भी गलती हुई और स्पीकर साहब जो थे उनका रवैया इंतहाई बायस था और उनको चाहिए था, तरीक़ाकार ये था कि अगर उन्होंने सही गिनती करनी थी जिस पे किसी को कोई एतराज़ ना होता तो उसमें हाउस को डिवाइड करके डिवीजन करवा के वो यानी अपोजिशन के मेंबरान को एक साइड पे बिठा देते, ट्रेजरीज को दूसरी साइड पे बिठाते और तब गिनती करते। आप लोगों ने भी देखा होगा, कल टीवी पे पूरी दुनिया ने देखा कि किस किस्म की वहाँ हुल्लड़बाजी हो रही थी और उसमें गिनती भी हो रही थी। नंबर एक। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कल जिन लोगों ने भी, ये मैं ज़ाती तौर पर मेरी एक ज़ाती राय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई इसका नोटिस लेगा, बहरहाल कि जो भी मेंबरान, जिस जमात के भी जो मेंबरान गैर हाजिर थे, कुछ तो जस्टिफाई है कि जी कुछ बीमार थे या कोई हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन जिनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, ये क़यादत का फ़ैसला है कि ऐसे जिसको मैं कहूँगा कि ब्लैक शीप्स हैं जौन से, इनको कम अज़ कम ज़रूर टास्क पे लेना चाहिए, चूँकि ये बार बार अपोजिशन के लिए एक हज़ीमत का बायस बनते हैं। और लेकिन उसके साथ बदकिस्मती से मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि इस मुल्क में जो इस वक्त जमहूरियत है वो तो एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है।
एक कंट्रोल्ड जमहूरियत है, एक कंट्रोल्ड मीडिया है, सब चीज़ें तो कंट्रोल हुई हुई हैं। और इसमें ऐसे लोगों का जो है इधर उधर जो लोग जानबूझकर अगर इधर उधर होते हैं तो उसमें तो एक तो वो लोग ऐसे हैं जो कि दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस किस का दबाव आता है, अभी कोई मुझे बता रहा था कि कुछ टेलीफोन कॉल्स लोगों को गई हैं, कुछ राब्ते किए गए लोगों से। तो पार्टियों का एक और भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो टिकट्स देते हैं ना तो उस वक्त वो मेरिट, प्योरली मेरिट और लॉयल्टी पे देख के टिकट दिया करें। और उस वक्त जो लॉबीज़ ऑपरेट करती हैं, ये वही टाइम होता है जब लोग अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए लोगों को प्लांट कर देते हैं। तौर पर 37 लोग कल गैर हाजिर रहे। ऐसी सूरत हाल होगी तो उसके नतीजे भी फिर ऐसे निकलेंगे। नून लीग के कितने अरकान गैर हाजिर थे? आपकी अपनी जमात के कितने लोग कल नहीं आए? हमारे भी कोई, जी मेरा ख्याल है कोई 8-10 लोग तो गैर हाजिर होंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ उसमें से कुछ लोगों की तो वाकई जेन्युइन रीज़न्स थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई जेन्युइन रीज़न जो है, पार्टी को सबको नोटिस करना चाहिए, तमाम पार्टियों को नोटिस करना चाहिए उन लोगों को जो गैर हाजिर थे, और फिर उसके बाद केस टू केस उनका डिसाइड करें कि जो तो जस्टिफाई कर पाता है कि हाँ भाई को वाकई कोई इमरजेंसी हो गई, कोई मजबूरी हो गई, कोई बीमारी थी, सेहत के इश्यूज थे, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर कोई वैसे कोई नहीं आया तो फिर ये पार्टी की क़यादत का फ़र्ज़ है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो आसिफ साहब, जब आसिफ साबिक संजरानी की अदम एतमाद वाली तहरीक का मामला था, जब उसमें आप लोग नाकाम हुए, वहाँ भी नंबर गेम ऐसे ही चेंज हुआ था, लोग सब सामने ही थे, वोट उन्होंने किसी और को दे दिया, आपके मुखालिफ दे दिया। उस वक्त अगर इस चीज़ को फिक्स कर लिया जाता तो शायद ये सूरत हाल अपोजिशन के लिए दोहराई ना जाती। लगता है आपको कि उस वक्त फैसला होना चाहिए था इस चीज़ का? जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि उस वक़्त इस मामले में बल्कि पार्टियों ने कमेटी भी बनाई थी इस मामले की तहकीकात करने के लिए, लेकिन चूँकि वो वोट जौन सा संजरानी साहब के था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो थी, वो एक सीक्रेट बैलेट था, उस पर बड़ा मुश्किल होता है, आप उस पर शक की बुनियाद पर किसी को फारिग नहीं कर सकते। लेकिन कल तो जो हुआ है वो तो एक खुल्लम खुल्ला इज़हार था ना जी, कि जो लोग नहीं आए, आप वो तो आपके पास लिस्ट है, तमाम जमातों के पास जो भी 36-37 लोग गैर हाजिर हुए, तमाम अपोजिशन जमातों के, उनकी लिस्ट उन जमातों के पास मौजूद है। और जमातों की क़यादत को चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो लोग जानबूझकर, जिनका कोई ठोस रीज़न नहीं था, कोई इशू नहीं था, तो उस पर एक्शन बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन आप अपनी अपनी जमातों को लेना चाहिए। किरमानी साहब, चौधरी मंजूर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब, इस पार्टी के कितने लोग कल गैर हाजिर रहे? आसिफ किरमानी साहब भी बता रहे हैं कि 8 से 10 लोग नून लीग के थे जो कि गैर हाजिर रहे। वो ये चाहते भी हैं कि अब उनके खिलाफ उनसे पूछा जाए कि किसका जेन्युइन रीज़न था और कोई किसी और वजह से गैर हाजिर रहा। आपका क्या स्टांस है इस पर पीपल्स पार्टी? मुझे नहीं पता कितने लोग गैर हाजिर। अच्छा, नहीं तो बाद में जो लोग मौजूद थे अंदर, जो आपकी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, उनसे आपकी इस मामले पर बात नहीं हुई? कि एक्चुअली कल से हम लगे हुए थे कि वो APC में जो पाकिस्तान बार काउंसिल की है, अभी वहाँ से निकले भी नहीं है। मैं आज बस ऐसे ही है। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं है अंदर की डेवलपमेंट। जो मजमूई जो गैर हाजिर होंगे वो सबको पता होगा कौन हाजिर है कौन। अब मजमूई तौर पर काउंटिंग का कहते रहे, एक्चुअली जो बदयानगी हुई तो ये राइट होता है कि आप काउंटिंग को चैलेंज करें और दोबारा रीकाउंटिंग करें, जो कि स्पीकर ने नहीं की। ये बहुत बड़ी बदयानगी। ये पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली बार हुआ है कि अगर काउंटिंग चैलेंज हो जाए तो उसको रीकाउंट ना किया। लेकिन चौधरी साहब, आपके इस मुतालबे को मजीद कुव्वत मिलती है अगर आपकी पूरी स्ट्रेंथ वहाँ मौजूद होती है। जो 37 लोग गैर हाजिर बात है, कुव्वत मिलती ना मिले, मुझे मैं कहता हूँ 21 लोग हैं, मुझे आप कहते हैं कि नहीं आपका एक वोट कम है, तो ये मेरा राइट है कि मैं कहूँ कि मुझे दोबारा काउंट किया जाए। तो इसमें क्या हर्ज है? जो नहीं आए वो एक सेपरेट इशू है, जो आए हैं उनको कौन सा दुरुस्त काउंट कर लिया गया। ये एक बुलडोज किया गया है। देखते हैं, गैर आईनी बिल है जो पास करवाया गया, जो फाटफ की बिल्कुल डिमांड नहीं थी। बिल्कुल फाटफ से किसी मुल्क ने नहीं कहा कि आप 160 दिन के लिए किसी बंदे को उठा लें और उसका पता ही ना चले कि वो किधर है किधर, और वो भी एक ऑफिसर उठा ले। इस पे हमारी रिजर्वेशन कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेंगी। हम इसको चैलेंज भी करेंगे। वो जो तरमीम जो आपकी मुस्तरद हो गई, उन पर क्या एतराज़ात थे आप लोगों के? वॉकआउट की वजह ये गिनती का ना होना बना या तरमीम का मुस्तरद होना बना? जी, ये जो वॉकआउट आप लोगों ने किया, वो जो तरमीम आपकी मुस्तरद कर दी गई, जी पहली बात ये करवाई गई
कहा गया, लेकिन ना तरामीम ली गई, ना उस पर कोई बात की गई। कल बिल्कुल बुलडोज किया है। ये इस तरह से होता नहीं है पार्लिमानी तारीख में। कभी ऐसा मैं भी मेंबर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि इवन मुशर्रफ के दौर में इतना वर्स्ट पोजीशन नहीं थी जितनी आज। सही। चलिए रियाज फतियाना साहब, स्पीकर ना बोलने का मौका दे, ना कमेटियों को भेजे, ना कुछ करे, और ये 4 महीने सोते रहे और आखिरी दिन उसके कहें कि पाकिस्तान का मफाद खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है। 4 महीने पहले नहीं खतरे में था जब फाटफ की उस वक्त की शरायत आई थी। तो ये आखिरी हफ्ते में खतरे में आ गया है, क्योंकि ये इन्होंने पास करवाना था, इन्होंने विक्टिमाइज करना है अपनी अपोजिशन को, अपने लोगों को, इसलिए ये इन्होंने ये सारा तरीका वारदात अपनाया है, सही, जो कि बिल्कुल एक गैर पार्लिमानी और गैर आईनी और गैर कानूनी। तो आसिफ किरमानी साहब, अब ये सूरत हाल रही, चलें बात करने का मौका आप लोगों को नहीं मिला, रिकाउंटिंग भी वहाँ पर नहीं हुई, फिर अब आगे क्या करने जा रहे हैं? बिल्स तो पास हो गए हैं, जो तरमीम थी आपकी वो भी मुस्तरद हो गई हैं, अब इन सब चीज़ों के साथ ही आगे चलना है आपने? गुजारिश ये है जी कि पहली बात यह है कि फैटफ एक और चीज़ थी, और इसमें जो हुकूमत की बददियानती थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग की वो कुछ क्लॉजेज उसने उसमें ठोसी थी, उसका वाहिद उनका मकसद ये है कि अपोजिशन को जो है मज़ीद दीवार से लगाया जाए। फैटफ के लिए तो जाहिर है वो जो उनकी शराइत थी उस पर हमें तो कोई एतराज़ नहीं, हमें तो इन चीज़ों पर एतराज़ है कि ये बताइए ना, ये सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के हर शहरी के लिए काला कानून बना दिया गया है कि जब चाहे कोई पुलिस वाला बग़ैर किसी सर्च वारंट के, बग़ैर किसी वारंट के, वो किसी भी शहरी को 60 दिन के लिए उठा के ले जाए और उसका पता ही ना लगे वो कहाँ गया, और अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर दें। असल ये हमारा बुनियादी इख्तलाफ था। और दूसरी बात कि स्पीकर का रवैया तो कल ये लग रहा था जैसे वो कोई तुल के बैठे हुए हैं कि मैंने अपोजिशन को बात नहीं करने देनी, ना उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को बात करने दी। हालांकि लीडर ऑफ द अपोजिशन चलकर उनके डाइस पर, रोस्ट्रम पर भी गए रिक्वेस्ट करने के मुझे बात करने दी जाए, लेकिन स्पीकर साहब ने कल बिल्कुल आंख नहीं मिला रहे थे वो, और वो हुकूमत की बिल्कुल पट्टी पढ़ के बैठे हुए थे। और फिर सबसे बड़ी बात कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी, और रिकाउंटिंग का भी तरीक़ाकार होना, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, चूँकि कल वहाँ इतना केओस था, कल इतनी अफरा तफरी थी उन्होंने मचाई हुई कि वो चाहते थे कि यहाँ काउंटिंग जो भी है वो प्रॉपरली ना हो सके। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपोजिशन को और हुकूमत के लोगों को सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग-अलग कर देते हैं, और उसके बाद बड़ी आसानी से हेड काउंट हो जाता है। इसमें तो सरीहन बदनीयती शामिल थी, जहाँ मेंबर्स एब्सेंट हुए वहाँ काउंटिंग भी चले जी। मैं कहता हूँ हमारे तादाद अगर कम थी, कुछ मेंबर नहीं आए बिलफर्ज, तो ये कहाँ लिखा है कि आप काउंटिंग ना ठीक करें? सही, काउंटिंग भी गलत हुई। चलें, ये काउंटिंग क्यों गलत हुई? मैं समझता हूं साहब जरा रुकिएगा, फतियाना साहब से इस पर हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं। और जो पाकिस्तान की बिजनेस क्लास है, ये तो उसके लिए बहुत इन्होंने थ्रेट्स क्रिएट कर दिए कल की ये लेजिस्लेशन करके। सही, तो फतियाना साहब क्यों रिकाउंटिंग नहीं की गई जब अपोजिशन को एतराज़ था कि गिनती हुई है, अपोजिशन लीडर को भी बात करने का मौका नहीं दिया गया? अब इन सवालात के जवाब आपको देने हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि रूल्स के मुताबिक जो अमेंडमेंट मूव करते हैं उनको मौका दिया जाता है। शायद हसन अब्बासी साहब की अमेंडमेंट थी, उनको 2 दफ़ा कहा गया, उन्होंने अमेंडमेंट मूव ही नहीं की। तो अपोजिशन के जिन लोगों के नाम थे सबको कहा गया, एक वो जमात इस्लामी के हैं सेनेटर, उन्होंने तो बाकायदा मूव की हैं, सारी अमेंडमेंट्स मूव की हैं, और अगर वो नहीं करना चाहता था वो नहीं। जब 3-4 दफ़ा स्पीकर नाम पुकारता है, बंदा मूव भी नहीं करता, बैठा रहता है, या तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि अमेंडमेंट मूव करने वाला बात नहीं करना चाहता। जहाँ तक वोट का ताल्लुक है तो उसमें 190 वोट पड़े हैं अपोजिशन को और 200 वोट पड़े हैं गवर्नमेंट को। अब अगर अपोजिशन के लोग आए नहीं, आप अटेंडेंस शीट चेक कर लें, 194 टोटली लोग इनके आए हैं हाउस में जिनकी अटेंडेंस लगी है, उनमें से 4 उठकर चले गए हैं। वो क्यों चले गए हैं? ज़ाहिर लोग उनको अपने काम भी होते हैं जो कि चले गए होंगे। गवर्नमेंट के भी कई लोग 200 के अलावा भी थे जो कि आए थे लेकर चले गए, उनके वोट भी काउंट नहीं हुए। तो इसलिए जब काउंट हुए, देखिए पहले हमेशा ट्रेडिशन है, स्पीकर ने कहा जिसके हक में हाँ कहें, जो मुखालिफ है वो ना कहें।
तो हाँ की आवाज़ ज़्यादा बुलंद थी, तो लेकिन ना वालों ने इतरार कर दे नहीं कि आप उनको लेकिन फतियाना साहब, जब ये बड़े सादा से नंबर्स हैं और आपको 10 से 12 वोट्स की वाज़ेह जब बढ़तरी हासिल थी और आप पहले से भी इल्म था कि हुकूमत के मेंबरान ज़्यादा हैं, फतियाना साहब, तो फिर ऑपोजिशन लीडर को अगर बात करने देते, उनको अपनी बात कहने देते, क्या फ़र्क पड़ना था? 2-4 मिनट 5 मिनट उनको दे देते स्पीकर, तो उनकी बात भी हो जाती। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चल के, मैंने नहीं देखा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो साहब चल के रोस्टर तक गए हों, पता ही नहीं कि अपनी सीट पर ही रहे हैं। और स्पीच इसलिए नहीं हो सकती। शहबाज साहब गए हैं जी, शहबाज साहब तो 10-15 रियाज साहब, किरमानी साहब बता रहे हैं कि शहबाज साहब गए, रोस्टम तक गए, वो अपनी सीट से उठ के, उनको बात करने का मौका दिया जाए। मैं आप उसके मिनट्स निकलवा लें, आप वीडियो क्लिप्स निकलवा लें। दरमियान में खड़े शहबाज शरीफ साहब खुद चल के गए हैं। स्पीकर का घेराव किए हुए हैं, तब मुझे पता है स्पीकर को क्या नजर आएगा। तो उसको वही नजर आएगा जो सामने 12-20 बंदे खड़े हुए हैं, वही नजर आएंगे। लेकिन इसमें देखें, वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे, प्रेस गैलरी में लोग प्रेस में भी मौजूद थे, किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि कोई धांधली किस बात की है। बस 200 वोट गवर्नमेंट को पड़े हैं, 190 अपोजिशन को पड़े हैं और बकायदा रिकाउंट हुआ है। और फतियाना साहब, रूल अगर ऑपोजिशन रिकाउंटिंग का मुतालबा करे तो रूल्स के मुताबिक क्या रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए? रिकाउंटिंग हुई ना जी, एक दफा तो बैठे हुए हाँ ना हुई, उन्होंने कहा नहीं खड़ा करें, खड़ा करवा नहीं, वो रिकाउंटिंग नहीं थी। वो तो एक वो बार तो फायदा नहीं था। एक दफा काउंटिंग हुई है, वन टाइम। रियाज साहब, एक दफा काउंटिंग हुई, आसिफ किरमानी साहब बोल रहे हैं रिकाउंटिंग नहीं हुई है। एक दफा काउंटिंग तो होगी ना, एक दफा काउंटिंग भी मैटर करती है। और नहीं, लेकिन अगर रिकाउंटिंग का मुतालबा ऑपोजिशन करे तो रूल्स के मुताबिक रिकाउंटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रियाज साहब, सवाल ये है कि नेशनल इशू था, इसमें कोई जाती एजेंडा किसी का नहीं था, नेशनल इशू था। इस पे अगर ये पर वक्त नहीं होता, FATF पे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता था, हम तो वाइट लिस्ट में जाना चाहते हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाती, पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो जाता। 22 करोड़ अवाम पार्लियामेंट की तरफ देख रहे थे ये बिल जल्दी पास हो ताकि पाकिस्तान उस गर्दाब से बाहर आए जो पिछली हुकूमतों की नालायकियों की बिना पे ये सारा गर्दाब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया हुआ था। ये नेशनल टेस्ट है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं थी। कोई इससे कोई PTI को ज्यादा इख्तियारात नहीं मिल गए या हुकूमत को इख्तियारात नहीं मिल गए। तो ये इदारे हर मुल्क में काम करते हैं, तो मेरे ख्याल इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। मनी लॉन्ड्रिंग वाला इशू पे एक था, इनको इतरार। रियाज साहब, वज़ीर आज़म तो खुद ये कह चुके हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो सहूलियात मुहैया करना चाहते हैं। अब अपोजिशन को जो एतराज़ है, जो तरमीम थी कि अब ये बिल पास होने के बाद किसी एक आम बिजनेसमैन को भी बगैर अदालत को इन्फॉर्म किए 60 दिन के लिए उठाया जा सकता है, किसी एक आम आदमी को भी हिरासत में लिया जा सकता है, तो ये तरमीम थी अपोजिशन की। इस पर अगर आप देख लेते, थोड़ी नज़र डाल लेते, उसको कंसीडर कर लेते तो शायद बेहतर नहीं होता। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की जब लहर उठी है, उसको तोड़ने के लिए फिर मनी लॉन्ड्रिंग का पाकिस्तान में 2010 में पास हुआ है एक्ट। 2010 में इस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी जब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास हुआ है। उसमें फर्दर अमेंडमेंट आई है, तो उसके तहत आपने देखा होगा बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों पर। पाकिस्तान ने, यूनाइटेड नेशन ने भी सैंक्शन लगाई हैं उन पर, उन ग्रुप्स पर। और पाकिस्तान, वरना जैसे ईरान पे आज सैंक्शन है, पाकिस्तान पे भी लग जाती। उससे आप देख सकते हैं कि अब ईरान जो है किसी मुल्क के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ना एक्सपोर्ट कर सकता है, ना फ्लाइट्स वहाँ पे आती हैं ना जाती हैं, ना उनके लोगों के अकाउंट्स। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा क्राइसिस हम फेस करते। और ये 30 सितंबर लास्ट डेट है, इससे पहले हुकूमत ने करना था। नेशनल असेंबली ने बिल पास किया अक्सरियत से, सेनेट में पास नहीं हुआ, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। फिर आइन के मुताबिक जॉइंट सिटिंग हुई, जॉइंट सिटिंग के अंदर आइनी कानूनी जमहूरी तरीके से ये सारा पास हुआ है। चलिए रियाज साहब, जरा रुकिएगा, पॉइंट आपका आगे, आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। किरमानी साहब इस पर कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? किरमानी साहब, रियाज साहब तो बता रहे हैं आइनी कानूनी जमहूरी तरीके से बिल पास हुआ है, क्या एतराज़ है आपको? मैं ये ऐसे ही आइनी और जमहूरी तरीके से पास हुआ है जैसे आइनी और कानूनी और जमहूरी तरीके से ये हुकूमत आई है। नंबर 1, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, फतियाना साहब ने अभी फरमाया कि सेनेट से ये बिल रिजेक्ट हुआ। सेनेट से रिजेक्ट नहीं हुआ, सेनेट में तो इस बिल को बहस की इजाज़त ही नहीं दी गई। वहाँ सेनेट में इस उजलत में बिल पेश किया गया कि वहाँ इसको रिजेक्शन नहीं हुई, मुस्तरद नहीं हुआ। वहाँ तो मेंबर्स ने कहा भी इस पर हमें डिबेट करने दो, बहस करने दो, मौका दो।
लेकिन वहाँ भी नहीं ये हमें चांस दिया गया। दूसरी बात ये कि फतियाना साहब फरमा रहे हैं, जब स्पीकर ने पूछा कि जी जो फेवर में है वो बोलें यस और जो अगेंस्ट है वो नो बोलें, तो जब उन्होंने कहा कि मैं गिनती करूंगा, पहली गिनती और आखिरी, वो इसीलिए की गई कि यस और नो की आवाज़ों से उनको किसी को क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन ज़्यादा है, क्योंकि दोनों तरफ से जाहिर है, अगर चले मान लें कि 190 और 200 तो आवाज़ें शोर तो दोनों तरफ से था यस और नो का, इसीलिए उन्होंने गिनती की। लेकिन गिनती एक दफ़ा हुई। हमारा मुतालबा था कि रीकाउंटिंग की जाए, और फिर हमारा ये भी मुतालबा था कि जो प्रॉपर तरीका होता है कि हाउस को डिवाइड कर दें, डिवीजन कर दें, एक तरफ ट्रेजरी बिठा दें, एक तरफ अपोजिशन बिठा दें और हेड काउंट कर लें, वो भी नहीं किया। फिर आप वीडियो चला के देख लें, शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट से उठकर खुद गए हैं रोस्ट्रम पे और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे बात करने की 2 मिनट इजाज़त दीजिए। और आइन और रूल्स ये कहते हैं कि जब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होता है और लीडर ऑफ द हाउस, ये जब भी चाहें, जिस वक्त भी चाहें, ये बोल सकते हैं, लेकिन वो भी डिनाई किया गया। वो तो सारा ये एक अफरा तफरी में, एक बदनज़मी में, ये सारा उन्होंने जल्दबाजी में ये चीज़ें की। फैटफ मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें तो एतराज़ उसकी शिक पे है जिस शिक के तहत जिसको मर्जी दिन दहाड़े जब दिल चाहे बगैर वारंट के उठाकर गायब कर दो, चाहे वो आम शहरी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, अपोजिशन का बंदा हो। हमारा असल कंसर्न ये था कि ये जो शिकें हैं इन पर बात होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उजलत में सारा बुलडोज कर दिया। और स्पीकर साहब जौन से हैं वो कल खुलकर वो उनकी जो जानिबदारी थी वो वाज़िया हो गई। वो उन्होंने खुलकर हुकूमत को oblige किया जी। और जमहूरियत की बात करते हैं हम, क्या ये जमहूरियत थी जी? एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, एक कंट्रोल्ड पार्लियामेंट कल कर लिया गया लोगों को। तो ये जो ये क्या बदकिस्मती साहब जो शिक पे आपको एतराज था फतियाना साहब, सेड दैट लास्ट बात जी करवानी साहब मुकम्मल कीजिएगा। जी करवानी साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि कमिंग बैक टू, मैं फिर वही कहता हूँ जी, मैं वही कहता हूँ कि जो लोग मेंबर्स भी, इस वक्त ये भी एक इशू है कि ये भी हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना है हर पार्टी को, कि जो लोग जानबूझकर एब्सेंट हुए हैं उनको उनके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। ये भी इसमें मैं ज़रूरी कहना समझता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ जी। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलें फतियाना साहब, ये हेड टू हेड काउंट भी हो सकता था, दोबारा गिनती भी हो सकती थी, अददी अक्सरियत आपकी ज़्यादा थी, तो फिर इन सारी चीज़ों में रुकावट कहाँ थी, मसला क्या था? देखें, गुजारिश ये है कि अगर सेनेट और कौमी असम्बली में टोटल वोट अपोजिशन से काउंट करें तो वो 226 बनते हैं। अब इन्हें चाहिए कि अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लें या ना लें, भारत में मुदाखलत का सर वो तो एक्शन लें, लेकिन रूल्स के मुताबिक जो जिम्मेदारी आप पर है वो स्पीकर साहब को भी तो पूरी करनी है, उन्हें भी तो रूल्स को फॉलो करना है ना। जो आए भी तो फिर भी 194 और आप ना भी जाते तो भी 194 होते, 6 वोट तो फिर भी ज्यादा थे, और वो ना चले गए। अगर वो नहीं आए तो अब इनका अपना काम है कि इसमें कोई 36 लोग इनके क्यों गुम हो गए हैं, क्यों वो असेंबली में। आपको याद होगा इन्होंने अदम एतमाद की तारीख पेश की थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। बिल्कुल, अभी आपके आने से पहले इस पर गुफ्तगू रही है हमारी। होने के बावजूद वो तारीख नाकाम हुई। अगर लोग देखें ना, आइन कहता है कि जब आप वोट करते हैं असेंबली में तो आप अपने कॉन्शियस ज़मीर के मुताबिक वोट दे रखते हैं। हो सकता है कि कुछ सेनेटर और MNA समझते हो कि ज़मीर के मुताबिक वो यहाँ हुकूमत को अपोज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बिल बहुत जरूरी था, कौम के इंटरेस्ट में था, तो वो नहीं आए, हाउस में नहीं आए। अब इसमें हुकूमत से तो नाराजगी की जाए ये तो मुनासिब नहीं। आसिफ किरमानी साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं वो जो उनके अरकान गैर हाजिर रहे फतियाना साहब, उस पर तो वो कह रहे हैं कि चाहिए, उनसे पूछा भी जाएगा, लेकिन जाहिर है स्पीकर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रूल्स उन पर लागू होते हैं, उन्हें तो रूल्स के मुताबिक हाउस को चलाना है। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, वापस आएंगे। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने में अब सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं और मरियम नवाज़ उसमें शिरकत नहीं कर रही हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। 2 रोज़ के बाद बिलावल हाउस इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अपोजिशन की तमाम जमातें वहाँ पर मौजूद होंगी और मुस्लिम लीग नून का साथ रुकनी वफ़द भी उसमें शिरकत करेगा। शहबाज शरीफ उस वफ़द की क़यादत करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ उनके इस वफ़द में मौजूद होंगे। लेकिन मरियम नवाज़ इस APC में शिरकत नहीं कर रही। क्यों उनकी ये शिरकत इस APC में नहीं हो रही और APC का एजेंडा क्या होगा, क्या लाहे अमल उसमें आगे के लिए तय होगा? इन हाउस तब्दीली की बात करने इस वक्त अपोजिशन जा रही है या फिर कोई और ऑप्शन भी उनके जहनों में है? आसिफ किरमानी साहब, मरियम साहिबा क्यों इसमें शिरकत नहीं कर रही, क्या वजूहात हैं? अभी देखिए, जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है वो अभी क्यास आराइयाँ हो रही हैं और शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं उनकी तरफ से बाकायदा जो लोग उनके साथ जाएंगे उनका भी ऐलान नहीं किया गया, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं। अच्छा। इसलिए अभी कबल अज़ वक्त है कहना कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जाएगा। अनकरीब जल्दी उस बारे में भी पार्टी की लीडरशिप जौन सी है वो ऐलान कर देगी। जी तो सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं कि मरियम नवाज APC में शिरकत करें ना करें? क्या आपका सवाल था? मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस बारे में क्या राय, वो क्या चाहते हैं? उन्होंने कोई राब्ता अब तक इस सिलसिले में किया? मियाँ साहब इस वक्त देखिए मियाँ साहब इस वक्त अपनी उनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो अपने इलाज पर है, चूँकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से 4-6 महीने उनके इलाज के ज़ाया हुए हैं और यहाँ लोगों ने तरह तरह की बातें की हैं। तो मियाँ साहब की जो सारी नुमाइंदगी है इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे जो पार्टी के सदर हैं। और चूँकि नवाज़ शरीफ साहब तो इस वक्त अपने सेहत के मसाइल के हवाले से यहाँ नहीं हैं, इसलिए ये पार्टी के सदर जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो इस बारे में ऐलान करेंगे और जो भी लाएअमल है कुछ रोज़ पहले इंतजार मियाँ साहब कुछ मुतारिक नजर आए थे सियासत में, जब मौलाना फजल रहमान ने नाराज़गी का इज़हार किया था नून लीग और पीपल्स पार्टी से, तो उस वक्त मियाँ साहब ने मरियम साहिबा को हिदायत की थी कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। मरियम साहिबा ने फ़ौरन उस पर वो हरकत में भी आई थी। तो मियाँ साहब की नज़र तो है यहाँ पर तमाम सियासी मामलात पर, इतने अहम मौके पर उन्होंने अपनी राय नहीं दी अभी तक। देखिए जी, वो जाहिर है उन्होंने पिछले 37-38 सालों से वो सियासत में हैं, तो नज़र तो एक आम से शहरी की भी है जो ये रेडी पे जो केले बेच रहा है वो भी क्या इसको कहते हैं सियासत बड़ी करता है। लेकिन सवाल ये है कि मियाँ साहब इस वक्त चूँकि फ़ाल नहीं हैं सियासत में और पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब वो पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। मियाँ साहब की इस वक्त तमाम तर तवज्जो जो है वो अपने इलाज पर मरकूज़ है। बाकी किसी को फ़ोन कॉल कर लेना, किसी दोस्त अहबाब को एक सोशल कर्टसी कॉल कर लेना, मैं नहीं उसे समझता कि उसको कोई सियासी माने पहनाए जाने चाहिए। जी सही, चलें अब एजेंडा क्या होगा, क्या लाएमल आप लोग इख्तियार करने वाले हैं? मैं ये सवाल भी आपकी तरफ लेके आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा फतियाना साहब से भी इस पर उनकी राय ले लूँ। फतियाना साहब, अब अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर बैठ रही हैं, एक बड़ी APC होने जा रही है, हुकूमत के लिए किस हद तक ये चैलेंज साबित हो सकती है? एक आज़ादी मार्च पिछले साल भी हुआ था मौलाना फजल रहमान की जानिब से, जो कि नाकाम हो गया। अगर दोबारा अपोजिशन सड़कों पर आती है तो हुकूमत तैयार है? जिस तरह APC का हाल भी वही होगा जो कल पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग में अपोजिशन का हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये वक्त नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से तो वार्निंग है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि बड़े इज्तिमा ना किए जाएं और SOP पे अमल किया जाए, मास्क पहने जाएं और 6 फुट का फासला रखा जाए और हाथ ना मिलाया जाए। जब ये इकट्ठे बैठेंगे तो कोरोना वायरस इनके रैंक में फैल सकता है। चलिए फतियाना साहब आपके मैं वापस आता हूँ, जरा चौधरी मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, अब बिलावल भुट्टो जरदारी 1-2 रोज से बड़े मसरूफ नजर आ रहे हैं मुतारिक करने में तमाम सियासी जमातों को। APC भी होने जा रही है, मरियम साहिबा लग नहीं रहा कि इसमें शिरकत करेंगी, नून लीग का वफ़द गो के ज़रूर आएगा। क्या लाहेमल तय करने वाले हैं आप लोग? जी चौधरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी ऐसे है कि हम अभी सारा वो वेन्यू देख कर आ रहे हैं। आज की जो APC थी उसमें एक बुनियाद फराम की है, तो अब आगे तो स्ट्रेटेजी की लाएमल है जो सारी पार्टियां मिलकर बैठेंगी। जहाँ तक ये है कि कुछ लोग हमारे कल नहीं आए, हमारे 5-6 लोग नहीं आए, उसमें से खुशी शाह साहब जेल में हैं, जरदारी साहब बीमार हैं, सेंटर रुबीना खालिद जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं, मखदूम जमील-उज़्ज़मा के भाई की डेथ हुई है, सालपुर साहब जो है उनके भाई की डेथ हुई है। तो इस वजह से ये सारा थोड़ा सा है हमारे, वरना तो ऐसे मेंबर्स नहीं हैं जो वैसे नहीं आ सके। दूसरी बात ये है तो इसमें कल ये तय कर रहे हैं हम, सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी और एक
आगे की स्ट्रेटजी जो है वो होगी। कोरोना है तो कोरोना इनके लिए तो नहीं है, ये रोज तक बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, सारा बैठता है, लेकिन अगर हम करें कोई बात तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम है। तो ये इशू है, इसको देखें कि ये हुकूमत जो है ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है इस मुल्क के गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए। इन्होंने एग्रीकल्चर तबाह कर दिया, ज़राअत तबाह कर दी है, सनत तबाह कर दी है, हर चीज तबाह कर दी है। कोई ये टारगेट पूरा नहीं कर सके और कोई वादा नहीं पूरा कर सके। तो चौधरी साहब, फिर पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा? इन हाउस तब्दीली की तरफ पीपल्स पार्टी ने जाना है या सड़कों पर तहरीक चलानी है मौलाना साहब की तरफ? करेंगे ना, मैं आपके प्रोग्राम में तो नहीं बता सकता ना, वो तो स्टांस तो उधर तय होगा। तो प्रोग्राम तो उधर पार्टियां मिलकर जो डिसाइड करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी बल्कि आगे ही जाएगी। अच्छा, नहीं वो जो एक कुछ तकसीम नजर आ रही थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानिए में, शहबाज शरीफ का कोई मौक़िफ़ कुछ और था। नहीं है, जो भी होगा डिसाइड होगा तो तय होगा, तो वो सारा। लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पर बिलावल भुट्टो फरमा चुके हैं ये कि हुकूमत को फौरी गिरना चाहिए, ये हुकूमत अब मजीद नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी अपनी सोच में क्लियर है? नहीं, पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है और पीपल्स पार्टी ने कभी कोई इबहाम नहीं रखा और आइंदा भी नहीं रखा। आप देखेंगे कि हुकूमत को फौरी जाना होगा, इस सोच में क्लियर है। जी बिल्कुल, हुकूमत का रहना जो है किसी मुबाले जान आजाद से कम नहीं, और आजाद जितनी जल्दी चल जाए उतना। और एपीसी में सिर्फ तरीक़ाकार आप तय करेंगे कि हुकूमत को भेजना कैसे? तो वो जो तय करेंगे वो भेजने का होगा, ये अब बहुत हो गया। सही। अच्छा फतियाना साहब, अब पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत को फौरी घर भेजना है, सिर्फ तरीक़ाकार पर बात होनी है, तो ये खतरनाक हो सकती है एपीसी आपकी हुकूमत के लिए? देखिए, इनका बस लगे तो आज शाम रात भी न गुजरने दें, सुबह ये आके वो तो बैठ जाए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, तो ख्वाहिश और हक़ाइक़ में फर्क होता है। ख्वाहिशात इनकी आपने देखा, हुकूमतों में रहे, आज मुल्क का पट्टा बैठ गया, 31,000 अरब का कर्जा, हर चीज़ बैठी, इदारे बैठ गए, करप्शन आम हो गई। तो मेरा ख्याल है सब्र करना चाहिए और ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए जिससे जमहूरियत को नुकसान हो और उसमें पार्लियामेंट को नुकसान हो। इनको सब्र से 5 साल पूरे करने चाहिए, इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। इलेक्शन की तैयारी है नहीं, इनकी पार्टी के अंदर बड़ी बेचैनी है, वर्कर इनके रूठ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, अरकान असेंबली में बादली फैली हुई है। अगर बादली ना होती तो 36 इनके गुम अरकान क्यों हाउस में नहीं थे कल। इसलिए मेरा ख्याल है कि यकीन जाने इनके वर्कर भी तैयार नहीं है, वो भी कहते हैं हम क्या करें हम। तो मेरा ख्याल है कि ये एपीसी तो होगी नहीं, नाकामयाब होगी। ठीक है, चलें, यानी हुकूमत को इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है एपीसी की। आसिफ किरमानी साहब, जिस तरह चौधरी मंजूर साहब ने कहा पीपल्स पार्टी अपनी सोच में बिल्कुल क्लियर है, हुकूमत को फौरी घर भेजना है, सिर्फ तरीक़ाकार तय होना है। नून लीग का मौक़िफ़, नून लीग का स्टांस, सोच यही है या कुछ मुख्तलिफ है आपकी सोच? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के एक बहुत ही बड़े बहरान से गुज़र रहा है और 2 साल में इस हुकूमत में गरीब तर हुआ है इस हुकूमत में और अमीर तर हुआ है। तो इस वक्त हाई टाइम है कि हर वो आइनी तरीका, कानूनी तरीका इस हुकूमत से जो जान छुड़ा दे वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो आप उसको इन हाउस कहना चाहें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक नए इंतखाबात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि लोगों को जो एक घुटन है लोगों में, लोग परेशान हैं, लोग महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं और महंगाई जो है वो फ़ी घंटा की रफ़्तार से जो इस मुल्क में बढ़ रही है उसको लगाम डाली जा सके और उसी सूरत में मुमकिन है कि इस हुकूमत से किसी आइनी तरीके से जान छुड़ा ली जाए। बाकी जो एपीसी में होगा उसमें ज़ाहिर है सीनियर क़यादत बैठेगी और वो इन्हीं इश्यूज़ पर बात करेगी और जो भी होगा उसका फिर मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ा जाएगा। सही। और आसिफ साहब, सीनियर क़यादत आपकी अपनी जमात की, यानी मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम साहिबा एक ही पेज पर हैं, कोई डिवीज़न ऑफ ओपिनियन तो नहीं है? डेफिनेटली एक पेज पर हैं जी कि नवाज़ शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं, लेकिन अभी चूँकि अपने सेहत के हाथों वो गैर फ़ाल हैं और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़, सब पार्टी जौन सी है वो एक पेज पे है और इंशाअल्लाह ताला ये जो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं ये इंशाअल्लाह कभी पूरी नहीं होगी और हमेशा मुस्लिम लीग नून जौन सी है वो अपने कायद नवाज़ शरीफ की क़यादत में और शहबाज शरीफ की क़यादत में हमेशा आपको मुत्तहिद और मजबूत नज़र आएगी।
और आसिफ किरमानी साहब, 22 सितंबर को अदालत ने तलब कर लिया मियाँ साहब को, वफाकी हुकूमत को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि बरतानवी हाई कमीशन से रब्ता किया जाए, उनको अगली समात से पहले पेश किया जाए। कानून की पासदारी का सवाल है, मियाँ साहब पेश होने का इरादा रखते हैं, अमली तौर पर तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इंटेंशन क्या है मियाँ साहब की? देखिए मियाँ साहब यहाँ से मुल्क से गए थे हुकूमत पंजाब की सिफारिशात पे, और हुकूमत ने ख़ुद उनको बाहर भेजा। हाई कोर्ट में जो बॉन्ड की शर्त थी वो उन्होंने जो मांग रहे थे उस पर ज़ाहिर है जब हम हाई कोर्ट में गए तो वो हाई कोर्ट ने शर्त ख़त्म की। नवाज शरीफ साहब हुकूमत की और हाई कोर्ट की इजाज़त से गए हैं, और उसमें वाज़िया लिखा है कि जब तक नवाज शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता और डॉक्टर्स उनको वापसी सफ़र की इजाज़त नहीं दे देते वो तब तक वापस नहीं आएंगे। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को भी मुअज़्ज़िज़ अदलिया, हमने हमेशा अदालतों के फ़ैसले का एहतराम किया है। नवाज शरीफ साहब अपनी खुशी से नहीं वहाँ बैठे हुए कि 4 से 6 महीने तो कोरोना की वजह से उनके इलाज में तख़ीर हुई है, और ये जो होता है ना, ये इलाज नहीं करा रहे, वो ज़ेरे इलाज हैं, उनकी 2 सर्जरीज ऑपरेशन होना बाकी हैं, और ये डॉक्टर डिसाइड करता है। मैं चूँकि इस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मरीज़ को किस वक्त सर्जरी उसकी करनी है। लंदन में तो पिछले अब भी लंदन में जौन सी सर्जरी इलेक्टिव सर्जरीज है वो नहीं हो रही हैं, कोई इमरजेंसी सर्जरीज हो रही होंगी, चूँकि वहाँ तो कोरोना की वजह से हॉस्पिटल ले ही नहीं रहे थे कोई किसी मरीज़ों को, इसलिए उस वजह से ताख़ीर हुई है। जो ही नवाज शरीफ साहब की सर्जरी हो जाएगी, डॉक्टर इजाज़त दे देंगे, वतन वापस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर ये दरख्वास्त करना चाहूँगा मुअज़्ज़िज़ अदलिया को भी कि अदलिया को भी ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब एक मरीज़ हैं, इसलिए उनके साथ और उनकी इजाज़त से वो वहाँ गए हैं, और जो ही इलाज अपना मुकम्मल हो जाएगा वो वापस आ जाए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चौधरी मंजूर साहब, रियाज फतियाना साहब, तमाम मेहमानों को। आसिफ किरमानी साहब कह रहे थे जो ही मियाँ साहब की तबीयत बेहतर होगी, उनको डॉक्टर्स इजाज़त देंगे, वो फ़ौरन पाकिस्तान आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना की SOPs पर अमल दरामद ना करने पर मुल्क भर में 22 स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। क्या वजूहात बनी है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुल्क भर में 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। तकरीबन 7 माह बाद खुलने वाले तालीमी इदारों के लिए हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए SOPs जारी किए गए, और उन पर अमल दरामद न होने पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर 22 तालीमी इदारों को बंद किया गया है, और बंद किए गए तालीमी इदारों में 16 खैबर पख्तूनख्वा में, 1 इस्लामाबाद में, जबकि आज़ाद कश्मीर के 5 तालीमी इदारे भी शामिल हैं जिनको बंद किया गया है। कराची के इलाके औरंगी में निजी स्कूल की जानिब से प्राइमरी क्लास के तलबा को स्कूल बुलाने पर प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है। अभी सिर्फ 3 रोज़ हुए हैं स्कूल्स खुले कि ये सूरत हाल सामने आ रही है। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट सिंध के, और कुछ ही देर में काशिफ मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। तारिक शाह साहब, वेलकम करेंगे आपको अपने शो में। अभी 15 सितंबर को ये स्कूल्स खुले हैं, प्राइमरी स्कूल्स के तो अभी खोलने की इजाज़त भी नहीं है, तलबा को बुलाया भी नहीं गया, सिर्फ 9वीं 10वीं जमात के तलबा भी आए हैं, और ये 22 तालीमी इदारे मुल्क भर में बंद हो गए। सिंध में बिलखुसूस कराची में क्या सूरत हाल? ये देखें कि गवर्नमेंट के साथ आए गए हैं, इसलिए हम खुद भी पाबंद हैं और लोगों को भी पाबंद कर रहे हैं। लेकिन देखें, इस मुल्क के अंदर 1.5 लाख एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जो स्कूल्स हैं, तो उसके अंदर से अगर 22 लोग ऐसे हैं तो वो यकीनन जो है वो गलत काम कर रहे हैं, और उनको अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है तो एसोसिएशन उनको बैक नहीं करेगी, क्योंकि हमने स्कूल जो हैं वो तालीम की बहाली के लिए खोले हैं, लेकिन इसके अंदर हम बच्चों की सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कतई नहीं करेंगे। लेकिन तारिक शाह साहब, ये 22 स्कूल्स तो अभी सिर्फ 3 दिन में सामने आए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के केसेस, इस तरह के स्कूल सामने आ रहे हैं, और अगर ये 6 स्कूल पर डे के हिसाब से बढ़ती रही सूरत हाल तो 1 महीने बाद तो ये तादाद सैकड़ों में चली जाएगी। ये कराची में और सिंध में आपने मेक श्योर किया है, स्कूल की मैनेजमेंट के साथ मिलकर, कि तमाम SOPs को फॉलो किया जाए?
जी जी बिल्कुल, देखें जो एसओपीज़ हैं वो वाज़ेह तौर पे सारे स्कूल्स को बताए गए हैं, सारे स्कूल उस पे एग्रीड भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से एसओपीज़ फॉलो हो रहे हैं। आपने पहले दूसरे दिन जो एसओपीज़ हुए हैं वो मीडिया ने खुद विटनेस किए हैं स्कूलों में जाकर, तो स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो हैं जिन्होंने गलत इक़दामात उठाए उनको फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट वहाँ मौजूद है जो सील कर रही है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं और एसओपीज़ करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो उन स्कूल्स को भी डीसील किया जाए ताकि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका तालीमी नुकसान ना हो। सही। चलो तारिक साहब साथ ही रहेगा। काशिफ मिर्ज़ा साहब ने भी मैं ज्वाइन कर लिया है, सदर ऑल पाकिस्तान फेडरेशन के। तारिक साहब, 3 रोज़ में ही 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। अभी तो प्राइमरी खोलने का वक्त भी नहीं आया था कि ये डिसीजन भी बैक होता दिखाई दे रहा है। ये क्यों स्कूल्स एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे जब महीनों पहले बता दिया गया था कि एसओपीज़ को लाजमी फॉलो करना है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन इदारों के खिलाफ? देखिए जी, पहली बात तो बहुत वाज़ेह, इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने क्लियर किया हुआ है अपने तमाम मेंबर्स को कि एसओपीज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और बच्चों की जो सेहत है और हिफाजत है, जो हमारे टीचर्स की सेहत हिफाजत है, स्टाफ की, उसके सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बल्कि हम ये मुतालबा करेंगे कि जहाँ भी ऐसा कहीं एसओपीज़ की खिलाफवर्जी नज़र आई है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन मैं यहाँ जो मेरे इल्म में ये बात आई है कि इसमें प्राइवेट स्कूल शायद 2-3 ही हैं, बाकी जो है बड़ी तादाद में वो पब्लिक स्कूल्स की है और उसकी शायद बड़ी वजह ये है कि हम मतवातर काफ़ी अर्से से ये बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपने इन पब्लिक स्कूल के अंदर 1,32,000 जो इनके स्कूल हैं 50 अरब रुपया फौरी चाहिए एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद करने के लिए, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो खर्चना नहीं चाह रही। यही वजह कि आपने देख लिया आज भी तो बड़ी तादाद में जो स्कूल सामने आए हैं वो आपने देखा कि केपीके में भी है और आपने ये भी देखा कि उसमें कश्मीर के अंदर भी ये कुछ नहीं है। ये सारे जो 16 केपीके में, 5 कश्मीर में, 1 इस्लामाबाद में। तो आपने अपने तौर पर काशिफ साहब, आपकी फेडरेशन ने मेक श्योर किया, स्कूल्स के विजिट किए कि वहाँ पर एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? देखिए 2,07,000 हमारे प्राइवेट स्कूल हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं। इसमें हमारी जो सूबाई और डिस्ट्रिक्ट जो आगे फेडरेशन के बॉडीज़ हैं, अपने तौर पे तो हम बहुत उसमें कीन हैं और भरपूर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे ये इंश्योर भी किया जा रहा है। लेकिन जब आपके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है और फिर एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में अभी जो आपको कोरोना की ये केसेस मिले हैं, ये बेसिकली टीचर्स के अंदर से या स्टाफ के अंदर से जो है टेस्ट की वजह से ये सामने आए हैं। रिफा यूनिवर्सिटी है, उसका एक केस आपके सामने आया है। तो ये इनमें शुक्र अल्लाह का कि कोई भी अभी तक केस बच्चों के अंदर से सामने नहीं आया और ऑब्वियसली जो टीचर्स के हवाले से वो घरों में रहे हैं मोस्टली। आपने ये देखा पिछले 6 से 8 माह से जो टीचर थे वो अपने घरों में थे, क्योंकि ये स्कूल जो है अपने इंश्योर तो कर सकता है बिल्डिंग्स के अंदर, लेकिन जो टीचर्स हैं क्योंकि वो घरों में रहे हैं, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है 25 लाख टीचर्स जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के हैं कि उनका कोरोना टेस्ट करना। अब जब आपने कोरोना टेस्ट जब किए तो उन 25 लाख में से ये चीजें तो आनी ही थी, लेकिन इसके लिए हल ये है कि आप माइक्रो लॉकडाउन उस स्कूल या उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी के लिए करें और इस बात को इंश्योर करना चाहिए और यकीनन इसमें हम गवर्नमेंट का साथ देंगे कि जहां भी ऐसी कोई चीज आएगी सामने तो हम एसओपीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलें आपकी तरफ मैं आता हूँ जरा। तारिक शाह साहब, ये कराची में औरंगी टाउन में स्कूल में जो वाक़या पेश आया, अभी प्राइमरी के बच्चों को बुलाने की इजाज़त नहीं है, वो तो 30 सितंबर से उसको फॉलो होना है, लेकिन प्राइमरी के बच्चों को बुलाया गया, प्रिंसिपल को फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये क्या कर रही है स्कूल इंतज़ामिया? प्राइमरी के बच्चों को बुलाया जा रहा है, हुकूमती अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा? देखें बिल्कुल, देखें जैसे मैंने पहले कहा था कि बच्चों की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, बच्चों को एट रिस्क नहीं लाया जाएगा। तो अगर स्कूल इंतज़ामिया ने ऐसा कर दिया है तो जो भी जो लॉ उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो एसोसिएशन, मैंने पहले ही कहा था, बैक नहीं करेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पूरी कम्युनिटी को है ना वो ख़राब करेंगे। तो हम भी ये ताकीद उनको हमने की है कि आपको एसओपीज़ फॉलो करने थे, अगर नहीं किए तो अब अगर स्टेट कोई कार्रवाई करेगी तो एसोसिएशन या कोई भी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सामने नहीं आए। और तारिक शाह साहब, जो कंजेस्टेड एरियाज़ में स्कूल बने हैं, जो छोटे स्कूल हैं जिनके एरिया कम है, कंजेस्टेड क्लासेस हैं, बच्चे पास पास बैठते हैं, वहाँ पर किस तरह एसओपीज़ पर अमल होगा? छोटी छोटी गलियों में भी लोगों ने स्कूल्स बनाए हुए हैं, उनको फिर किस तरह आप जाकर चेक करेंगे? क्या सूरत हाल वहाँ पर बनेगी? देखें एसओपीज़ इसीलिए जो है ना बहुत सिंपल और ईजी बनाए गए ताकि हर कोई फॉलो कर सके, चाहे किसी की बिल्डिंग छोटी हो या बड़ी हो।
तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए शिफ्टों में ये ऑल्टरनेट डेज बच्चों को बुलाया जाएगा, इस तरह से कि आधी क्लास जो है वो एक दिन आएगी, आधी क्लास अगले टाइम में आएगी। तो अगर क्लास में स्ट्रेंथ और ज़्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही तो 3 शिफ्टें भी लगाई जा सकती हैं। तो इस तरह हमने मैकेनिज्म बनाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। मास्क पे हमने पाबंदी स्पेसिफाइड की कि सर्जिकल मास्क पहनना है। गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि कपड़े के मास्क भी बच्चे पहन के आ सकते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें और अफोर्डेबल भी हों। और सैनिटाइजेशन स्कूल्स के अंदर हो रही है। डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज जो हैं वो रेगुलरली नहीं बताए गए, जो एक लोकल या अवेलेबल है कराची में या पूरे पाकिस्तान में, वो डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज भी यूज़ हो रहे हैं। तो अपने तौर पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम तौर पर SOPs फॉलो कर रहा है और इंशाल्लाह आपको एक बेहतर तरीके से स्कूल नजर आएंगे। सही, चलें, कोशिशें तो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। काशिफ मिर्ज़ा साहब, अब ये जब 22 इदारे बंद हुए उसके बाद जो बच्चे हैं उनके वालिदैन के दिलों में अब खदशात बढ़ गए हैं, उनके जहनों में ख़तरात अब मंडला रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को 30 सितंबर से प्राइमरी के बच्चों को भेजें। तो उनको दोबारा आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो ख़तरा नहीं है, वो परेशानी नहीं है, चूँकि ये 22 इदारे हैं, आने वाले दिनों में और भी इस तरह के इदारे बंद हो सकते हैं SOPs फॉलो ना करने पर। तो फिर वालिदैन के नाम क्या पैगाम है आपका? देखिए, मैं तो वालिदैन से ज़्यादा जो है तारिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ जरा। काशिफ मिर्ज़ा साहब जी, मैं तो इस हवाले से वालिदैन से ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, इसमें सबसे बड़ा जो लम्हा है वो ये है कि जो इसमें 90% से ज़्यादा जो पॉइंट आउट हुए हैं अदारे वो हैं जो गवर्नमेंट के अदारे हैं। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आपने ये 50 अरब रुपया नहीं खर्चा तो ये केसेस बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस बिल्डिंग के अंदर आपके पास कोई फीवर गन नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है, आपके पास 70% मिसिंग फैसिलिटी 4 दीवारी तक नहीं है, वहाँ आप क्या तो करेंगे कि ये SOPs इंश्योर करें। लिहाजा इसको जरूरत है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो अल्टरनेट डेज और दूसरी सूरत में एक तो अल्टरनेट डेज की बात की और उन्होंने डबल शिफ्ट करने की जगह सिंगल शिफ्ट किया, तो जिससे रिस्क हमारा बढ़ चुका है। यही हम बात बार बार कह रहे हैं, गवर्नमेंट को वो इकदाम नहीं करने चाहिए जो उन्होंने ताजिरों के मामले में किए, जब मार्केटें खोली और 5 बजे तक का टाइम दिया और डेज उन्होंने जो कन्फाइन किया, उसका नतीजा ये नहीं हुआ कि एकदम रश हुआ, क्राउडी हुआ। और यही गलती यहाँ भी हो रही है। हम फिर ये कहेंगे SOPs पे 100% अल्हम्दुलिल्लाह जो है अमल दरामद। ठीक है, चलें, गवर्नमेंट साहब कह रहे हैं कि उनको ये बड़ा एक अमाउंट इस पर खर्च करना पड़ेगा। जी तारिक शाह साहब, आखिर में आपके क्या पैगाम है वालिदैन के नाम, क्योंकि वालिदैन के जहनों में भी खौफ दोबारा पैदा हो गया? नहीं, देखिए, वालिदैन तो मैं जो समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं स्कूल से जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्योंकि इससे प्रूव ये होता है कि जो अभी 3-4 दिन जो स्कूल खुले हैं इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रही है। कोई ऐसा भी नहीं कि स्ट्रेंथ बिल्कुल ना आ रही हो। तो पेरेंट कन्विंस्ड हैं कि वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा पेरेंट्स को, अगर वो कन्विंस नहीं है किसी स्कूल से तो वो स्कूल जाएं, SOPs का मुआयना करें, अपनी तसल्ली करें। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि खुद जाकर देखें SOPs को फॉलो किया जा रहा है उस स्कूल में नहीं। तारिक शाह साहब बहुत शुक्रिया, काशिफ मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, दोनों हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। स्कूल्स में, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स में SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जा रहा है और अगर किसी भी वालिदैन के दिल में खदशात हैं तो वो खुद जाकर स्कूल का मुआयना करें और फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।